नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जिस प्रकार भारत की सरकार ने 7 डेलीगेशन बनाकर विदेशों में जाकर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को किस प्रकार से अंजाम दिया और साथ ही साथ भारत ये बताने की कोशिश करता रहा कि उसने जो कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाए वो किस तरह से जरूरी थे और जिस प्रकार से भारत पिछले कई वर्षों से आतंकवाद की झेल रहा है मार, उसके लिए ये करना जरूरी था। तो ये तो बात हो गई कि इस तरह की घटना में भारत सरकार ने ये काम किया। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो ये कि कांग्रेस ने शशि थरूर से दूरी क्यों बना दी। आपको याद होगा कुछ समय पहले शशि थरूर राहुल गांधी से मिलने के लिए जाते हैं और कांग्रेस में उनकी क्या भूमिका है इसके बारे में स्पष्टता चाहते, लेकिन उनको कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया जाता। अब अगर इस डेलीगेशन की बात की जाए तो हर पार्टी के अंदर से कुछ ना कुछ नेताओं का सिलेक्शन हुआ था, वो सारे लोग मिला करके डेलीगेशन में जाने वाले थे। कांग्रेस ने जिस नाम को दिया था उसको भारत की सरकार ने खारिज कर दिया। उसमें से एक आध नाम आए, बाकी जो नाम थे वो उन्होंने हटा दिए। तो कांग्रेस की ओर से कौन गए थे? मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, सलमान खुर्शीद और शशि थरूर। अब इस पूरी घटनाक्रम में अगर आप देखेंगे तो इसमें बाकी जितने भी कांग्रेसी नेता गए उनको लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी बयानबाजी नहीं हुई, लेकिन शशि थरूर का चयन होना यह कांग्रेस को नागवार गुजरा। शशि थरूर ऐसे नेता हैं जिनके बारे में कहा जाता है और ये सच भी है कि शशि थरूर डिप्लोमेसी के मामले में इनकी जो विदेश नीति है वो उसके काफी जानकार व्यक्ति है और इसीलिए प्रधानमंत्री ने शशि थरूर को इस डेलीगेशन में शामिल किया और भेजा। और ये बात कांग्रेस को नागवार गुजरी। इससे पहले भी आपको याद होगा जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ था और उस चुनाव में खड़गे साहब खड़े हुए थे तो उनके अगेंस्ट शशि थरूर ने नामांकन किया था, जबकि उनको बार बार कहा गया कि आप अपना नामांकन वापस ले लीजिए, लेकिन शशि थरूर साहब ने इसके लिए मना कर दिया। उसी समय से इनके ऊपर खुन्नस बना पड़ा है। ये बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के, केरल के तिरुवनंतपुरम से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं और इसी वजह से इनकी महत्व बढ़ जाती है। अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से देखें, वो हमेशा से इस बात का फेवर करते हैं कि जो व्यक्ति चाहे वो किसी भी दल का हो, वो जितना जानकार है और उसकी उपयोगिता कहाँ हो सकती है उसके आधार पर उसका उपयोग देश के लिए होना चाहिए। और इन सब बातों से अलग शशि थरूर ने भी एक वक्तव्य दिया था कि जब भी राष्ट्र को हमारी जरूरत होगी तब तक मैं राष्ट्र हित के लिए खड़ा रहूंगा। पार्टी पॉलिटिक्स वो दूसरी बात है, लेकिन जहां पर देश को मेरी आवश्यकता होगी वहां मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगा। इसी को लेकर के कांग्रेस के जयराम रमेश आप सभी जानते हैं और कांग्रेस की इन दिनों क्या एक्टिविटीज हो रही है ये सब बातों से आप लोग परिचित हैं। कैसे G7 में जब
न्योता नहीं आया था, उस समय भी कांग्रेस सवाल उठा रही थी कि प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया। जब बुला लिया गया तो मुंह खराब हो गया। अब जब G7 में जाने के पहले प्रधानमंत्री साइप्रस जाते हैं तो ये भी कांग्रेस को नागवार गुजरता है कि साइप्रस क्यों गए। आपको एक बात की जानकारी होनी चाहिए कि जिस प्रकार से तुर्की ने पाकिस्तान का खुले मन से समर्थन किया था और साइप्रस की तुर्की से बनती नहीं है, और इसको अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इसकी महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जयराम रमेश ने क्या कहा, उनकी बातों को भी जरा ध्यान से देखिए वो क्या बोले। वो कहते हैं कि कांग्रेस विशाल गंगा जैसी है जिसकी कई सहायक नदियां हैं, उनमें से कुछ सूख जाती है और कुछ प्रदूषित हो जाती है। तो मेरा यह सवाल है जयराम रमेश जी से कि शशि थरूर इनमें से किस वाले कैटेगरी में आते हैं, सूख जाने वाले कैटेगरी में आते हैं या प्रदूषित हो गए उस वाले कैटेगरी में आते हैं, ये भी उनको बताना चाहिए। इसके जवाब में शशि थरूर साहब ने कहा कि जब राष्ट्र को मेरी सेवाओं की आवश्यकता होती है तो मैं उपलब्ध रहता हूं, इसका पार्टी राजनीति से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इस बात को कहा। थरूर बोले, सरकार के निमंत्रण से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। और ये सारी जो बातें होती है ना, ये कांग्रेस को नागवार गुजरती है। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने के लिए नामांकन स्वीकार करते हुए इन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया, उसमें कहा कि हाल की घटनाओं पर हमारे देश का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने के लिए भारत सरकार के निमंत्रण से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जब राष्ट्रीय हित की बात होगी और मेरी सेवाओं की आवश्यकता होगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जय हिंद, ये उन्होंने एक्स पर पोस्ट के अंतर्गत कहा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने फिर जब पत्रकारों से बात कर रहे थे तो उनसे बात करते हुए भी उन्होंने यही बात कही कि जब राष्ट्र को मेरी सेवाओं की आवश्यकता होती है तो मैं उपलब्ध रहता हूं, इसका पार्टी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। यह इससे संबंधित है कि हमारे देश के हाल के दिनों में क्या क्या झेला है और हमें एकजुटता दिखाने की जरूरत है। जब ये विदेश में थे तो एक पत्रकार ने इनसे सवाल किया कि क्या आप मोदी सरकार के लिए काम कर रहे हैं, तो इसमें यह शशि थरूर जवाब दे रहे थे। शशि थरूर वही नेता हैं जिन्हें कांग्रेस ने खुद इस डेलीगेशन के लिए नहीं चुना था, बल्कि सरकार ने अपनी तरफ से उनका नाम आगे बढ़ाया, उनको सेलेक्ट किया। ये बातें तो हो ही रही है। अब इसमें कांग्रेस किस प्रकार से फंसती हुई दिखाई दे रही है उसको भी समझने की आवश्यकता है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सीधे सीधे विदेश मंत्री एस जयशंकर पर सवाल उठा रहे हैं, ये आप सभी ने देखा है। भारत के कितने विमान गिरे, ये कांग्रेस के नेता हों, प्रवक्ता हों, चाहे जो भी हो, यह सवाल लगातार वो पूछ रहे हैं और भारत के विदेश नीति को भी वो बार बार कमतर आंकने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा बयान कांग्रेस की ओर से क्यों आता है? वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी जिस प्रकार से अपना बयानबाजी कर रहा था, उन्हें पाकिस्तान को किस प्रकार से मदद किया जाए, पाकिस्तान परस्ती उनके अंदर क्यों आती है, ये समझ से परे है। जबकि पाकिस्तान जैसा कंगाल देश में भी इतनी यूनिटी है
कि आपने देखा होगा, चाहे उसका नेता विपक्ष का हो या कोई भी हो, उसने कभी भी कोई सवाल नहीं उठाए। लेकिन भारत के जो ओपोजिशन लीडर एलओपी हैं राहुल गांधी और बाकी अन्य विपक्षी पार्टियां ने किसी भी प्रकार का सवाल नहीं हुआ। कोई छोटे मोटे नेता कुछ बोले होंगे तो वो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस के अलावा किसी ने भी इस प्रकार की बातें नहीं की। तो आखिर कांग्रेस ऐसा क्यों करना चाहती है? वो क्या दिखाना चाहती है? आपको याद होगा जब इजराइल ने हमला किया था फिलिस्तीन पर, तो उस समय भी ये कांग्रेस अपने ओर से फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने अपनी ओर से घोषणा कर दी थी। जबकि भारत सरकार ने कहा था कि हम इजराइल के साथ। अब यहां पर दूसरा मसला चालू हो गया, ईरान और इजराइल का, और भारत के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण है। इसलिए एससीओ समिट में भी भारत ने उसमें बायकॉट किया और न्यूट्रल रहने की कोशिश की। इससे भी कांग्रेस को तकलीफ है। ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है कि जो बातें हमारी सरकार, हमारी सेना बोल रही हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं। आज भी राहुल गांधी बिहार आ रहे हो, चाहे जिस भी जगह पे जा रहे हैं, वो क्या कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ट्रंप ने फोन किया, मोदी ने सरेंडर कर दिया। जबकि हमारी देश की सेना ने इस बात को पूर्णतया अपनी ओर से सफाई दे दी है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ के फोन आने के बाद भारत ने युद्ध विराम की बात पाकिस्तान ने की, लेकिन भारत ने युद्ध विराम नहीं किया। उसने कुछ समय इसको रोक दिया, क्योंकि उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह स्पष्ट तौर पे कहना था कि अगर पाकिस्तान किसी भी प्रकार की हिमाकत करता है तो उसको फिर से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और भविष्य में अगर टेररिज्म को बढ़ावा देता है और भारत में पहलगाम जैसी घटना अगर कोई भी घटती है तो उसको एक्ट ऑफ वॉर के रूप में भारत लेगा और उसकी जवाब में भारत कार्रवाई करेगा। इसके बाद कहां किसी प्रकार की संकोच वाली स्थिति रहती है। अगर आपको लगता है तो आप भी इस बात को जरूर बताएं। दूसरी बात, यह सवाल तो पूछा जा रहा है कि आपके कितने विमान गिरे, जबकि राफेल जो फ्रांस की कंपनी बनाती है उसने भी स्पष्ट तौर पर आधिकारिक बयान दिया कि हमारे विमान इतने मजबूत हैं कि कोई चाइनीज वाइनीज इसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी हैं, वो जो बोलते हैं वही सही होता है। इसलिए इसके अलावा कांग्रेस के ही कुछ नेता हैं ऐसे जो अपने नाम न बताने की शर्त पर राहुल गांधी के बयान से दूरी बना रहे हैं। कांग्रेस को इस समय इस बात से भी आपत्ति है कि सरकार ने जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजे हैं उसमें उनकी पसंद के नेताओं को क्यों नहीं जगह दी। बात चाहे गौरव गोगोई की हो या फिर कुछ दूसरे नेताओं, ये नेताओं को पार्टी के आरोप से कि मोदी सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर भी सस्ती राजनीति करने का काम कर रही है। कांग्रेस को इस बात की तकलीफ है। अब शशि थरूर क्यों इंपॉर्टेंस हो जाते हैं, थोड़ी उनकी अहमियत को आप इस प्रकार से समझें। कोलंबिया में जब शशि थरूर गए थे तो कोलंबिया ने पाकिस्तान का समर्थन किया था, लेकिन जब शशि थरूर वहां पर अपनी बातों को, अपने पक्ष को
मजबूती से रख रहे थे, तब कहीं जाकर कोलंबिया को भी ये बात समझ में आई कि भारत ने जो किया वो सही कदम है और भारत को ये कदम उठाने चाहिए थे। और इसके बाद उसने अपने स्टैंड को चेंज किया और भारत को सपोर्ट किया। इसके बाद आपको मैंने जैसे शुरुआत में ही बताया कि जो प्रधानमंत्री साइप्रस गए, इससे भी तकलीफ होनी चालू हो गई। उसमें लिखा गया कि कुठित कटुता के कबाड़ खाने में फंसी कांग्रेस को पीएम मोदी की साइप्रस यात्रा को इवेंट बचाने पर भाजपा जो है भड़क गई। इसका जवाब दिया मुख्तार अब्बास नकवी ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को विकास स्वीकार ही नहीं है। भारत जैसा देश जो चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है, ये कांग्रेस पचा नहीं पा रही। और जो हाल पहले राहुल गांधी का था और जब वो एलओपी बने थे तो लग रहा था, जिस प्रकार से उनका जेस्चर था, जिस प्रकार से वो संसद में आए बात कर रहे थे, तो लोगों को लगा कि राहुल गांधी में कुछ बदलाव हुए। लेकिन ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब सवाल ये उठता है कि शशि थरूर साहब को प्रधानमंत्री क्या नई जिम्मेदारी दे सकते हैं। तो दोस्तों, अभी केरल में चुनाव हैं और जिस प्रकार के घटनाक्रम घट रहे हैं उससे तो यही लगता है कि अभी फिलहाल शशि थरूर कांग्रेस में बने रहेंगे। लेकिन इससे मजेदार बात यह है कि कांग्रेस में रहते हुए जिस प्रकार से शशि थरूर देश हित में बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हैं, ये कांग्रेस के लिए बड़ा ही पीड़ादायक होता है। तो कांग्रेस को निश्चित तौर पे इस पीड़ा से गुजरना चाहिए। कांग्रेस इसी लायक है। और जब वहां से पूरा डेलीगेशन लौट करके आता है और यहाँ जब प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है, प्रधानमंत्री एक टेबल पर बैठ करके, चाहे शशि थरूर साहब हों, मनीष तिवारी जी हों, आनंद शर्मा जी हों, अन्य भी नेता, जिस प्रकार से वो अपनी बातों को बता रहे थे और प्रधानमंत्री सुन रहे थे, इससे कांग्रेस को और टेंशन हो जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये मानना है कि अगर हमारे नेता अगर प्रधानमंत्री मोदी के संपर्क में आ जाएंगे तो कहीं वो पार्टी ना छोड़ दे। इस बात का संदेह हमेशा कांग्रेस को बना रहता है। लेकिन यह प्रधानमंत्री के विचारों की जीत है कहीं ना कहीं। अगर उनके विचार से कोई नेता प्रभावित होकर कोई कदम उठाते तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो खबर यही थी दोस्तों। उम्मीद करता हूं मेरा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स को भी आप अपना सपोर्ट दें। फैक्ट्स और कंटेंट आपको अच्छा लगे तो चैनल के लिए आप अपना कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं। क्यूआर कोड आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे, बाकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।